हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिलेशनशिप में आपका कल्पना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनिंग। यानी जब एक छोटा बालक होता है, एक मानव होता है, तो उसके अंदर कल्पना का विकास किस तरह से होता है, वह किन वस्तुओं के बारे में कल्पना करता है, कल्पना के माध्यम से किन विचारों को एक नई दिशा देता है, नवीन विचारों का सृजन करता है। कल्पना क्या होता है, कल्पना के माध्यम से किन किन बातों को सोचता है, चिंतन करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, स्मृति करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ नया सोचता है, नई कल्पना करता है तथा अपने विचारों को एक नई दिशा, आयाम देकर उस कार्य को पूर्ण करता है। कहने का तात्पर्य है कल्पना यानी अभाई के लिए बनाना, कुछ अच्छा अच्छा सोचना, प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना एक आत्मविश्वास दिखाना, वही अपना कल्पना कहलाता है। तो कल्पना एक प्रकार की उत्कृष्ट मानसिक प्रक्रिया है, यानी जो मानसिक प्रक्रिया मेंटल डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, तर्कण करने की जो क्षमता होती है, वही आपकी मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति नए विचारों, भावों तथा नए कार्यों के बारे में सोचता है, एक नई कई प्रकार की समस्याओं को हल खोजकर समस्याओं का निराकरण करता है तथा उनका उपचार करता है। तो ये उसकी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ उसकी शारीरिक क्रिया भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं, जैविक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके। तो कल्पना एक प्रकार की उत्कृष्ट मानसिक क्रिया है। बालकों के जीवन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के चहुमुखी एवं व्यक्तित्व विकास के लिए कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है, जब त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता युग में कृष्ण की बाल लीलाएं, उस प्रकार एक नई कल्पना के माध्यम से व्यक्ति अपनी कल्पना करता है तथा नई चीजों का सृजन करने लगता है। सूरदास थे जो आंखों से अंधे थे। आंखों के अंधे होते हुए उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का एक अच्छा वर्णन किया है। उसमें कृष्ण की गोपियां, राधा, एक रासलीलाओं का, उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो क्रिया हैं, उनके बारे में एक सुंदर वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य है, एक व्यक्ति अंधा होकर, बहरा होकर भी वह कल्पना कर सकता है, अपनी वस्तुओं का एक नया सृजन कर सकता है। कल्पना के माध्यम से व्यक्ति के अंदर अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा जो काम समय पर नहीं होता है, उन कार्यों को भी करने की कोशिश करता है तथा वह सफलता प्राप्त करता है। वह कविता, कहानी, गीत, उपन्यास लिखकर, वैज्ञानिक आविष्कार कर अपनी कल्पना का सृजन करने लगता है। कल्पना में बालक भिन्न भिन्न चीजों को देखता है, उन्हें साकार करने की तथा उन्हें पाने की चेष्टा करने लगता है। कल्पना के माध्यम से वह दिवास्वप्न यानी डे ड्रीम होता है, जिसमें बालक एक अपार सुख आनंद की प्राप्ति करने लगता है। वह दिवास्वप्न में अपने आप को एक प्रभावशाली नायक समझने लगता है। दिवास्वप्न के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है। दिवास्वप्न ही एक तरह की आपकी कल्पना की प्रक्रिया होती है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं कल्पना के बारे में, उन्होंने कथन बताया है, मानसिक प्रहसन।
वुडवर्थ ने कल्पना को मानसिक प्रहसन यानी मेंटल मैनिपुलेशन का नाम दिया है, यानी सोचने समझने की प्रक्रिया को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्दीपना मस्तिष्क के माध्यम से किन किन कार्यों के बारे में सोचने लगता है। मानसिक प्रहसन, मेंटल मैनिपुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और भी मस्तिष्क के माध्यम से अपनी नर्वस सिस्टम के माध्यम से किस किस तरह का चिंतन करता है तथा वह वातावरण में अपने आप को समायोजित करके नई वस्तुओं का सृजन करने लगता है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, करने एक व्यक्ति पे असीम आनंद एवं अपार संतुष्टि प्राप्त करता है। अतः कल्पना बालक को नवीन दिशा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कल्पना बालक को नवीन वस्तुओं के आविष्कार के लिए प्रेरित करती है, विचारों को नई दिशा प्रदान करती है। कल्पना का अर्थ क्या होता है? मन ही मन अपने मस्तिष्क में कुछ नवीन वस्तुओं का सृजन करना। जो कल्पना करता है मानसिक प्रक्रिया है तो मन के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु के बारे में सोचता है। तो मन ही मन अपने मस्तिष्क में कुछ नवीन वस्तुओं का सृजन करना यानी उपजाऊ करना, नए विचारों को उत्पन्न करना सृजन कहलाता है। सृजन करना ही आपका कल्पना कहलाता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। कहने का तात्पर्य है जब हम अपने घर में नींद की अवस्था में होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, तो हम हवाई किले बनाकर रात्रि के समय सोते समय नई नई बातों की कल्पना करते हैं, जैसे कि चांद पर जाना, मंगलयान में यात्रा करना, नदी पर्वतों को छूना, हिमालय की चोटी पर चढ़ना। ये हमारी क्या है? दूरस्थ वस्तुओं के बारे में अपने आप को चिंतनशील करना ही आपका कल्पना कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार कल्पना एक मानसिक प्रहसन यानी मेंटल मैनिपुलेशन की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति एवं परिचित तथ्यों को वास्तविक रूप से अपने तथ्यों को निष्कर्षित करता है, वही आपका कल्पना कहलाता है। इमेजिनिंग इज द मेंटल मैनिपुलेशन व्हेन द इंडिविजुअल रिकॉल्स ऑफ फैक्ट। मैकडूगल इमेजिनिंग इज द थिंकिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट, यानी दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना ही कल्पना कहलाता है। एंजल के अनुसार, एंजल क्या कहते हैं? कल्पना वस्तुओं की चेतना है जो इंद्रियों के सम्मुख अनुपस्थित होती है। यह साधारण रूप से कल्पना का एक केंद्रीय उत्तेजनाओं का विचारात्मक पुनर्जागरण होता है। अतः कह सकते हैं कल्पना रचनात्मक एवं कल्पनात्मक दोनों रूपों में हो सकती है। बालकों को जैसे जैसे विकास होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से उत्तर बालक, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जैसे जैसे बालक की आयु होती है वह अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ नई कल्पना करने लगता है तथा वस्तुओं का सृजन करने लगता है तथा अपने आयामों को, अपने विचारों को नई दिशा देने लगता है। तो कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ एक मनुष्य का एक मस्तिष्क संबंधी प्रत्यक्षीकरण भी होता है। कल्पना एक प्रकार का रचनात्मक एवं सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं। कल्पना के अंतर्गत रचनात्मक एवं सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी होती रहती है, जिससे विचारों को नई दिशा मिलती है। कल्पना में पूर्व अनुभवों एवं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विचारों को नई दिशा देने लगता है। कल्पना एक लक्ष्यहीन होती है, यानी रात्रि में जब सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो कभी कभी ये लक्ष्यहीन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हवाई किले यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर अपनी कल्पना के बारे में एक नई अतिशयोक्ति करने लगता है। कल्पना में समस्या समाधान के साथ साथ नई परिस्थितियों का भी विकास होने लगता है।
कल्पना वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होती हैं। कल्पना में पूर्व अनुभवों के साथ साथ नए अनुभवों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपके कल्पना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब है आपका कल्पना का महत्व। हमारे जीवन में कल्पना का क्या महत्व है, हमें मनुष्य को कल्पना क्यों करनी चाहिए, चिंतन क्यों करना चाहिए। कल्पना के साथ साथ चिंतन भी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। बालकों के जीवन में कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि अन्वेषक है, शोध है, अनुसंधान है, सृजन है। इसमें कल्पना का एक विशेष महत्व होता है। बालकों में कल्पना के लिए उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक अपार सुख की प्राप्ति होती है तथा वह नए विचारों का आवागमन करता है, एक अपनी सोच को, अपने विचारों को नई दिशा देता है। कल्पना का महत्व सृजनात्मकता में भी काफी महत्व होता है। वह अपने विचारों को, अपने भावों को एक नई दिशा प्रदान करने लगता है। वह अपने मनी मन में, अपनी आंखों में एक नए सपने को साकार करने लगता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति वैज्ञानिक आविष्कार, कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखता है तो एक सृजनशील व्यक्ति ही वह अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी उपन्यास कहानियों को एक नई दिशा दे सकता है तथा उसमें एक कल्पना के अनुसार उसमें रंग भरकर अपनी कहानियों को, उपन्यासों को एक नई चित्रशाला के रूप में नया रूप प्रदान कर सकता है। रुचियों के विकास में कल्पना का महत्व रुचियों के विकास में भी होता है। लक्ष्य प्राप्ति में, ज्ञान वृद्धि के विकास में, बौद्धिक विकास में सहायक होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति में, नवीन योजनाओं के निर्माण में, चिंता मुक्ति में, मानसिक विकास में, क्योंकि कल्पना भी एक मानसिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जाता है। अब आपका कल्पना शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। कल्पना शक्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिनके द्वारा कल्पना को एक नया आयाम प्रदान होता है। बालक मन ही मन में किस तरह से कल्पना को अग्रसर कर नई वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। तो पहला है भाषा। क्या हमारा भाषा, लैंग्वेज, यानी जब एक छोटा बालक होता है तो उसे भाषा के बारे में कोई समझ नहीं होती है। धीरे धीरे वह वर्णमाला सीखता है। वर्णमाला के माध्यम से छोटे छोटे शब्दों को सीखता है। शब्दों के माध्यम से वह कई प्रकार की जानकारी ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसका शब्द भंडार भरने लगता है। शब्द भंडार भरने के साथ साथ वह वाक्य संरचना, सेंटेंस निर्माण करने लगता है। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो यह उसकी कल्पना के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। तो कल्पना शक्ति को भाषा विकास काफी हद तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कहानियाँ, स्टोरी। किसी भी विषय पर देखिए आप, छोटे बच्चों को कहानियाँ बहुत अधिक पसंद होती हैं। कहानी किसी के भी ऊपर हो सकती है, किसी बाल कलाकार के ऊपर, किसी जानवरों के ऊपर, किसी जंगल बुक पर भी आधारित हो सकती हैं। जो कहानियाँ होती हैं कल्पना से भरी हुई होती हैं। बिना कल्पना किए हम किसी भी कहानी को नहीं बना सकते हैं। तो जो कहानियाँ होती हैं कल्पना शक्ति को प्रभावित करती हैं। कविताएं, पोएम, छोटे बच्चे होते हैं पोएम सुनते हैं। जो पोएम होती हैं कल्पना के आधार पर ही उनकी जो राइम स्कीम होती है, कविताएं होती हैं, उनको कल्पना से भरी हुई होती हैं। उन कहानियों को इस तरह से बनाया जाता है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि सचमुच में ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है अभिनय, ड्रामा। जैसे कि कई प्रकार के रंगमंच कार्यक्रम होते हैं, दीपावली, दशहरा तथा कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि होती हैं। अभिनय के में कल्पना शक्ति का काफी महत्व होता है। जैसे कि राम का किरदार निभाया, रावण का किरदार निभाया, सीता का किरदार निभाया। इन किरदारों को निभाने के लिए, अपने अभिनय को एक नई दिशा देने के लिए कल्पना का अति महत्वपूर्ण
स्थान होता है कला। कला के क्षेत्र में, चाहे वो कला किसी भी क्षेत्र में हो, अध्ययन के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना कल्पना किए हुए अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। जनसंचार माध्यम में, जनसंचार यानी जो संचार के साधन होते हैं उनमें भी कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है अखबार में पत्रिकाएं। जो प्रतिदिन अखबार पत्रिकाएं होती हैं उन पत्रिकाओं में संवाद, किसी विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आविष्कार, खोज प्रवृत्ति के बारे में भी कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी बिना कल्पना के अपने जीवन में किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं।